समझौता साफ था। सऊदी अरब अपना तेल देगा और अमेरिका बदले में सऊदी राजशाही की सुरक्षा करेगा, चाहे खतरा बाहर से हो या भीतर से। यह रिश्ता किसी साझा लोकतांत्रिक मूल्य या आजादी के विचार पर आधारित था, क्योंकि सऊदी अरब में ना तो लोकतंत्र था, ना नागरिक समाज और ना ही प्रेस की आजादी। सत्ता पूरी तरह अल सऊद शाही परिवार और वहाबी धार्मिक प्रतिष्ठान के हाथों में थी। यह गठबंधन 18वीं सदी से चला आ रहा था और दोनों ही ताकतें चुनाव, धार्मिक स्वतंत्रता, महिलाओं की आज़ादी और सामाजिक खुलापन सबके खिलाफ थी। सिनेमा, शराब, महिलाओं की ड्राइविंग, यहाँ तक कि लड़कियों के स्कूलों में खेल तक को नाजायज माना जाता था। ऐसे माहौल में अमेरिका जैसे देश से एक साझेदारी एक अजीब विरोधाभास थी, लेकिन तेल ने इस विरोधाभास को दबा दिया। 1932 में जब किंग अब्दुल अजीज ने आधुनिक सऊदी अरब की नींव रखी तो उन्होंने अपने सभी विरोधियों को कुचल दिया और महज एक साल के भीतर अमेरिकी कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया यानी आज की शेवरॉन को तेल खोजने का ठेका दे दिया। यह फैसला इसलिए भी चौंकाने वाला था क्योंकि उस वक्त अमेरिका का इस इलाके में लगभग कोई प्रभाव नहीं था, लेकिन बहरीन में मौजूद अमेरिकी ईसाई मिशनरियों ने, जो सिर्फ मेडिकल सेवा देते थे और धर्मांतरण नहीं करते थे, राजा का भरोसा जीत लिया। राजा को लगा कि अमेरिकी अंग्रेजों से अलग हैं, क्योंकि अंग्रेज उनके दुश्मन हाशमी राजघरानों के समर्थक थे। बाद में 1950 में अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉर्ज मैकिन के साथ हुई एक गोपनीय बैठक में राजा ने अपने डर उजागर किए, जिससे साफ हुआ कि उनका सबसे बड़ा खतरा सामान्यवाद नहीं बल्कि जॉर्डन और इराक में शासन कर रहे हाशमी परिवार थे, जिन्हें मक्का और मदीना से खदेड़ा गया था। इसी डर की वजह से राजा ने अमेरिका से सैन्य गठबंधन मांगा और तेल का एक्सक्लूसिव अधिकार अमेरिकी कंपनियों को दिया और दम्माम में एयरबेस की इजाजत दे दी, ताकि यह दिखाया जा सके कि सऊदी सुरक्षा अमेरिका के लिए भी अहम है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान तेल उत्पादन सीमित था, लेकिन 1943 में राष्ट्रपति रूजवेल्ट को एहसास हुआ कि भविष्य की ताकत तेल होगी और उन्होंने ऐलान किया कि सऊदी अरब की सुरक्षा अमेरिका की रक्षा के लिए जरूरी है। यह बयान उस वक्त के अमेरिका के लिए हैरान करने वाला था, जिन्होंने सऊदी अरब का नाम तक नहीं सुना था। 1944 में अमेरिकी युद्ध नीति साफ हो गई कि देश की सुरक्षा के लिए विदेशी तेल संसाधनों पर नियंत्रण जरूरी है। इसी नीति के तहत अरामको बनी, जिसमें शेवरॉन के साथ एक्सॉन मोबिल और टेक्सकाओ को भी जुड़े। अरामको सिर्फ तेल कंपनी नहीं रही बल्कि सऊदी अरब में अमेरिकी सरकार की तरह काम करने लगी। उसने सड़कें, अस्पताल, बिजली और आधुनिक ढांचा तैयार किया। 1945 में रोजवेल्ट और किंग अब्दुल अजीज की मुलाकात यूएसएस क्विंसी जहाज पर हुई, जहां तेल से ज्यादा फिलिस्तीन का मुद्दा चर्चा में रहा। 1948 में अरामको ने दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार घावर खोजा, जिसने सऊदी अरब को ऊर्जा महाशक्ति बना दिया। 1950 में अमेरिका ने 1000 मील लंबी पाइपलाइन बनाकर सऊदी तेल को लेबनान के रास्ते भूमध्य सागर तक पहुंचाया। 1971 में ब्रिटेन के खाड़ी से हटने के बाद अमेरिका ने क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन 1973 में अरब इजराइल युद्ध के बाद सऊदी अरब ने अमेरिका पर तेल प्रतिबंध लगा दिया, जिससे तेल की कीमत 4 गुना बढ़ गई और यहीं से रिश्ता एक नए दौर में पहुंचा। सऊदी अरब अचानक अमीर बन गया और अमेरिकी हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार बन गया। 85 अरब डॉलर से ज्यादा के हथियार खरीदे गए। 1990-91 के खाड़ी युद्ध में रिश्ते अपने चरम पर पहुंचे, जब सऊदी अरब ने आधे मिलियन अमेरिकी सैनिकों को अपने देश में तैनात होने दिया। लेकिन 1990 के दशक के बाद रिश्तों में ठंडक आने लगी। क्लिंटन प्रशासन के दौरान रिश्ता ऑटो पायलट पर चला गया। 2001 में बुश प्रशासन से उम्मीदें थी, लेकिन 9/11 ने सब कुछ बदल कर रख दिया। 19 में से 15 हमलावर सऊदी थे। ओसामा बिन लादेन सऊदी था और पहली बार वहाबियत को आतंकवाद की जड़ के रूप में देखा गया। कांग्रेस में बहस शुरू हो गई कि सऊदी दोस्त है या दुश्मन। 2003 में इराक पर अमेरिकी हमले ने सऊदी अरब के सबसे बड़े डर को सच कर दिया, क्योंकि अमेरिका ने वहां ईरान समर्थित शिया सरकार स्थापित कर दी, जिससे क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ गया। सऊदी अरब ने अमेरिकी एयरफोर्स को बाहर कर दिया, अमेरिकी तेल कंपनियों से बातचीत रोक दी और यूरोपीय, चीनी और रूसी विकल्पों की तरफ मुड़ गया। हालांकि 2004 में तेल कीमतें काबू करने की कोशिश की गई, लेकिन बाजार पर सऊदी नियंत्रण खत्म हो चुका था और यही वह मोड़ था जहां तेल के बदले सुरक्षा वाला पुराना समझौता टूटने लगा। बुश ने 2005 में रिश्ते सुधारने की कोशिश की, लेकिन लोकतंत्र एजेंडा और मध्य पूर्व नीति पर मतभेद बने रहे। ओबामा के दौर में संवाद बेहतर हुआ, लेकिन इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे और इराक को लेकर खाई बनी रही। और आज तक अमेरिका और सऊदी अरब एक ऐसे रिश्ते में फंसे जो न पूरी तरह टूटा है और न पहले जैसा मजबूत रहा है।
ये रिश्ता आज भी तेल, सुरक्षा और क्षेत्रीय राजनीति के बदलते समीकरणों के बीच खुद को नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश कर रहा है। समझौता साफ था, सऊदी अरब अपना तेल देगा और अमेरिका बदले में सऊदी राजशाही की सुरक्षा करेगा। चाहे खतरा बाहर से हो या भीतर से, यह रिश्ता किसी साझा लोकतांत्रिक मूल्य या आजादी के विचार पर आधारित था, क्योंकि सऊदी अरब में ना तो लोकतंत्र था, ना नागरिक समाज और ना ही प्रेस की आजादी। सत्ता पूरी तरह अल सऊद शाही परिवार और वहाबी धार्मिक प्रतिष्ठान के हाथों में थी। यह गठबंधन 18वीं सदी से चला आ रहा था और दोनों ही ताकतें चुनाव, धार्मिक स्वतंत्रता, महिलाओं की आज़ादी और सामाजिक खुलापन सबके खिलाफ थी। सिनेमा, शराब, महिलाओं की ड्राइविंग, यहाँ तक कि लड़कियों के स्कूलों में खेल तक को नाजायज माना जाता था। ऐसे माहौल में अमेरिका जैसे देश से एक साझेदारी एक अजीब विरोधाभास थी, लेकिन तेल ने इस विरोधाभास को दबा दिया। 1932 में जब किंग अब्दुल अजीज ने आधुनिक सऊदी अरब की नींव रखी तो उन्होंने अपने सभी विरोधियों को कुचल दिया और महज 1 साल के भीतर अमेरिकी कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया यानी आज की शेवरॉन को तेल खोजने का ठेका दे दिया। यह फैसला इसलिए भी चौंकाने वाला था क्योंकि उस वक्त अमेरिका का इस इलाके में लगभग कोई प्रभाव नहीं था, लेकिन बहरीन में मौजूद अमेरिकी ईसाई मिशनरियों ने, जो सिर्फ मेडिकल सेवा देते थे और धर्मांतरण नहीं करते थे, राजा का भरोसा जीत लिया। राजा को लगा कि अमेरिकी अंग्रेजों से अलग हैं क्योंकि अंग्रेज उनके दुश्मन हाशमी राजघरानों के समर्थक थे। बाद में 1950 में अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉर्ज मैकिन के साथ हुई एक गोपनीय बैठक में राजा ने अपने डर उजागर किए, जिससे साफ हुआ कि उनका सबसे बड़ा खतरा सामान्यवाद नहीं बल्कि जॉर्डन और इराक में शासन कर रहे हाशमी परिवार थे, जिन्हें मक्का और मदीना से खदेड़ा गया था। इसी डर की वजह से राजा ने अमेरिका से सैन्य गठबंधन मांगा और तेल का एक्सक्लूसिव अधिकार अमेरिकी कंपनियों को दिया और दम्माम में एयरबेस की इजाजत दे दी, ताकि यह दिखाया जा सके कि सऊदी सुरक्षा अमेरिका के लिए भी अहम है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान तेल उत्पादन सीमित था, लेकिन 1943 में राष्ट्रपति रूजवेल्ट को एहसास हुआ कि भविष्य की ताकत तेल होगी और उन्होंने ऐलान किया कि सऊदी अरब की सुरक्षा अमेरिका की रक्षा के लिए जरूरी है। यह बयान उस वक्त के अमेरिका के लिए हैरान करने वाला था, जिन्होंने सऊदी अरब का नाम तक नहीं सुना था। 1944 में अमेरिकी युद्ध नीति साफ हो गई कि देश की सुरक्षा के लिए विदेशी तेल संसाधनों पर नियंत्रण जरूरी है। इसी नीति के तहत अरामको बनी, जिसमें शेवरॉन के साथ एक्सॉन मोबिल और टेक्सकाको भी जुड़े। अरामको सिर्फ तेल कंपनी नहीं रही बल्कि सऊदी अरब में अमेरिकी सरकार की तरह काम करने लगी। उसने सड़कें, अस्पताल, बिजली और आधुनिक ढांचा तैयार किया। 1945 में रोजवेल्ट और किंग अब्दुल अजीज की मुलाकात यूएसएस क्विंसी जहाज पर हुई, जहां तेल से ज्यादा फिलिस्तीन का मुद्दा चर्चा में रहा। 1948 में अरामको ने दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार घावर खोजा, जिसने सऊदी अरब को ऊर्जा महाशक्ति बना दिया। 1950 में अमेरिका ने 1000 मील लंबी पाइपलाइन बनाकर सऊदी तेल को लेबनान के रास्ते भूमध्य सागर तक पहुंचाया। 1971 में ब्रिटेन के खाड़ी से हटने के बाद अमेरिका ने क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन 1973 में अरब इजराइल युद्ध के बाद सऊदी अरब ने अमेरिका पर तेल प्रतिबंध लगा दिया, जिससे तेल की कीमत 4 गुना बढ़ गई और यहीं से रिश्ता एक नए दौर में पहुंचा। सऊदी अरब अचानक अमीर बन गया और अमेरिकी हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार बन गया। 85 अरब डॉलर से ज्यादा के हथियार खरीदे गए। 1990-91 के खाड़ी युद्ध में रिश्ते अपने चरम पर पहुंचे, जब सऊदी अरब ने आधे मिलियन अमेरिकी सैनिकों को अपने देश में तैनात होने दिया। लेकिन 1990 के दशक के बाद रिश्तों में ठंडक आने लगी। क्लिंटन प्रशासन के दौरान रिश्ता ऑटो पायलट पर चला गया। 2001 में बुश प्रशासन से उम्मीदें थी, लेकिन 9/11 ने सब कुछ बदल कर रख दिया। 19 में से 15 हमलावर सऊदी थे। ओसामा बिन लादेन सऊदी था और पहली बार वहाबियत को आतंकवाद की जड़ के रूप में देखा गया। कांग्रेस में बहस शुरू हो गई कि सऊदी दोस्त है या दुश्मन। 2003 में इराक पर अमेरिकी हमले ने सऊदी अरब के सबसे बड़े डर को सच कर दिया, क्योंकि अमेरिका ने वहां ईरान समर्थित शिया सरकार स्थापित कर दी, जिससे क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ गया। सऊदी अरब ने अमेरिकी एयरफोर्स को बाहर कर दिया, अमेरिकी तेल कंपनियों से बातचीत रोक दी और यूरोपीय, चीनी और रूसी विकल्पों की तरफ मुड़ गया। हालांकि 2004 में तेल कीमतें काबू करने की कोशिश की गई, लेकिन बाजार पर सऊदी नियंत्रण खत्म हो चुका था और यही वह मोड़ था जहां तेल के बदले सुरक्षा वाला पुराना समझौता टूटने लगा। बुश ने 2005 में रिश्ते सुधारने की कोशिश की, लेकिन लोकतंत्र एजेंडा और मध्य पूर्व नीति पर मतभेद बने रहे। ओबामा के दौर में संवाद बेहतर हुआ, लेकिन इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे और इराक को लेकर खाई बनी रही।
और आज तक अमेरिका और सऊदी अरब एक ऐसे रिश्ते में फंसे जो न पूरी तरह टूटा है और न पहले जैसा मजबूत रहा है। ये रिश्ता आज भी तेल, सुरक्षा और क्षेत्रीय राजनीति के बदलते समीकरणों के बीच खुद को नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश कर रहा है।